नाउ लुक केयरफुली हाउ द इंफॉर्मेशन इज गिवन। तो मैं हीलियम के नीचे जो वैल्यू लिख रहा हूं ये यू की फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है, विच मीन्स कि आपको मासेस की इंफॉर्मेशन गिवन है। सो अनलाइक इन द फर्स्ट एग्जांपल, लेट्स स्क्रॉल बैक। The first example में you can see the information was given to you in terms of binding energies. Have a look at the statement जिसको मैं circle कर रहा हूँ with the black marker. So the information was given to you in terms of binding energy per nucleon. Whereas in this example, the information is given to you in terms of masses because U की form में information given है. So helium के लिए given है, beryllium के लिए given है. All of these numbers will be provided to you, so none of these numbers are supposed to be remembered. It is not expected कि आप इसको याद करोगे or something. बस जो numbers given हो उसके साथ working कैसे करनी है उसके steps देख लीजिएगा. अच्छा, कार्बन के लिए भी आपके पास मास की फॉर्म में इंफॉर्मेशन गिवन है और न्यूट्रॉन का भी मास गिवन है. तो अगर मासेस की फॉर्म में इंफॉर्मेशन गिवन हो एंड इफ द क्वेश्चन इज द सेम कि कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी रिलीज्ड, तो मैं क्वेश्चन की वर्डिंग पहले ऊपर लिख दूं. सेम क्वेश्चन है जैसे पहले पूछा हुआ था, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी रिलीज्ड. सो क्वेश्चन सेम है, बस इंफॉर्मेशन आपको डिफरेंट फॉर्म में गिवन है. तो पहले आपको इंफॉर्मेशन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की फॉर्म में गिवन थी, अब आपको इंफॉर्मेशन मासेस की फॉर्म में गिवन है. कैसे वर्किंग करेंगे स्टेप्स देख लीजिएगा. आई थिंक ये केस नंबर 2 जो है ना, ये शायद फर्स्ट वाले केस से भी ज्यादा सिंपल है इन टर्म्स ऑफ इसमें वर्किंग काफी कम रिक्वायर्ड होती है. फिर इसके कुछ एक्सटेंशंस अभी डिस्कस करेंगे. पहला काम, आप रिएक्टेंट्स को एड अप करके चेक कर लीजिएगा कि रिएक्टेंट का टोटल मास कितना बनता है. तो मेरा ख्याल है रिएक्टेंट की टोटल मास की वैल्यू शायद इतनी हो जाएगी. सो उमर, इफ यू हैव अ कैलकुलेटर ऑन यू ना, बस सिर्फ नंबर्स देख लेना. इन केस कोई नंबर गलत हो तो सजेशन दे दो, अदरवाइज जरूरत नहीं है, बस सिर्फ चेक कर लेना. ये आपके रिएक्टेंट का मास हो जाएगा. सिमिलरली आप प्रोडक्ट्स का मास कैलकुलेट करेंगे तो आई बिलीव ये रिजल्ट आपके प्रोडक्ट्स के मासेस का आ जाएगा. अब आप मास का डिफेक्ट निकालेंगे. which will be mass of the reactant minus the mass of the product. अगर आप दोनों नंबर्स जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूं उनको केयरफुली देखें तो आई गेस आप भी अप्रिशिएट करेंगे कि एक लॉस इन मास तो हुआ है. जस्ट कंपेयर द नंबर्स, 13.01472 and the other one is 13.00867. तो श्योरली आपका लॉस इन मास हुआ है और होना भी चाहिए था because it is this loss in mass which will eventually get converted into energy. So 13.01472 U, 13.00867 U. So the answer which I'm writing right now, this is the loss in mass or the mass defect which has taken place in this reaction. And it is this difference in mass which I'm highlighting right now, which will get converted into energy. So mass defect आ गया. अब इस मास डिफेक्ट की वजह से कितनी एनर्जी रिलीज होगी ना, वो हमने लास्ट क्लास में फॉर्मूला किया था. सो दैट विल बी E इज इक्वल टू डेल्टा MC स्क्वायर. एनर्जी जूल्स में आ जाएगी. बहुत सिंपल कैलकुलेशन है और आई एम जस्ट होपिंग कि अगर आप देखेंगे भी ना तो भी आप कैलकुलेशन के टर्म्स वगैरह फॉलो कर लोगे.
बेटा u को पहले कन्वर्ट कर दीजिएगा। सो u के लिए 1.66 टाइम्स 10 to the power of -27। ठीक है, तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो यू विल get the amount of binding energy that is getting released in this equation. I think joules के अंदर it amounts to this value. और if required to be converted, if लिख देता हूँ, converted into mega electron volt, तो कन्वर्जन आपके पास करने के बाद फाइनल आंसर, ये आंसर मुझे आप दे दीजिएगा। इफ नीडेड आपका MEV के अंदर कन्वर्ट करके the amount of binding energy released in this case works out to be as follows. ये आपका सेकंड सिनेरियो हो गया, which as I said is presumably simpler, क्योंकि बस आपने मास डिफेक्ट कैलकुलेट किया और E इज इक्वल टू MC स्क्वायर में वैल्यू को प्लग इन कर दिया, तो आपके पास रिजल्ट वर्कआउट करके आ गया। MEV के अंदर जरा देख लेंगे कितना अमाउंट बनता है। ये मुझे एक लास्ट स्टेप का एक तो आंसर दे दीजिएगा। 9.1 डिवाइडेड बाय 1.6 प्लीज करके देख लें यार। ओके 5.7 आ जाएगा। अच्छा, वन डिफरेंस which I guess आप भी फॉलो कर रहे होगे between this working and the previous working is कि previous working में नोट कीजिएगा हमने individual particles को यानी कि फॉर एग्जांपल न्यूट्रॉन को इग्नोर किया था, बट इस वर्किंग के अंदर आई एम श्योर आपको नजर आ रहा होगा कि न्यूट्रॉन हैज बीन टेकन इनटू अकाउंट, है ना। सो इन केस इफ यू आर वंडरिंग कि हाउ कम प्रीवियस केस में न्यूट्रॉन वाज इग्नोर्ड बट हाउ कम इन दिस केस जहां मासेस गिवन है वी हैव कंसिडर्ड न्यूट्रॉन, सो इसका रीजन मैं नीचे लिख लूं। Why neutron is taken into account in case number 2. ठीक है, so since neutron has mass, उसकी बाइंडिंग एनर्जी नहीं थी, उसका मास होता है। Since neutron has mass but doesn't have binding energy, therefore it was ignored in case 1, whereas it is considered slash taken into account in case 2। ठीक है, तो केस 2 में बस ये फर्क है सॉरी कि केस 2 के अंदर इंफॉर्मेशन आपको मासेस की फॉर्म्स में गिवन होगी, एक फर्क ये हो गया। और दूसरा डिफरेंस ये है कि जिन जिन पार्टिकल्स का मास होगा, बी इट
an electron or a proton or a neutron, they must all be taken into consideration in this scenario, जिसको हमने केस 2 की हेडिंग में डिस्कस किया हुआ है. सही. सो बाइंडिंग एनर्जी वाले केसेस में इंडिविजुअल पार्टिकल्स वर इग्नोर्ड, but in case 2 where information was given to us in terms of masses, so since individual particles don't have binding energy but nonetheless they do have some mass to begin with, इसलिए mass वाली calculations के अंदर every individual particle must be taken into consideration. ठीक है, तो ये basic difference है between the first working and the second working. अच्छा यार, इसके अंदर देयर इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे आई थिंक आपको इसी पॉइंट पे बता दूं बिफोर आई मूव ऑन टू केस 3, और वो ये है कि अगर एग्जाम्स में आपसे ये पूछा जाए एज अ सेपरेट क्वेश्चन, हाउ मच एनर्जी in mega electron volt. Think of this as a separate question, and I'll tell you in a while, even if you how much energy in mega electron volt is equivalent to a mass defect of 1 U. So basically the question is asking you कि अगर आपका loss in mass is equal to 1U, then whatever energy you get because of this loss in mass of 1U, what would be the equivalent value of energy if there is a mass defect of 1U, giving your answer in MeV. So I'm sure you would agree कि ये जो मैं separate working green marker से कर रहा हूँ, इसका रिजल्ट अगर आप निकालेंगे ना तो आपका ये बनेगा ये प्लीज यार मेरे साथ साथ ही कर लीजिएगा. So 1U will be 1.66 times 10 to the power of minus 27 speed of light square. ये आंसर पहले जूल्स में आ जाएगा. लेट्स सी हाउ मच दिस इज. थोड़ा क्विकली प्लीज. उमर आप कर लो या रोहेल तू कर ले भाई. पहले जूल्स में दे दो आंसर, फिर कन्वर्ट भी कर लेते हैं. ओके, रिजल्ट यार मेरे पास आ रहा है 1.494 10 टू द पावर ऑफ माइनस 10. ऑल राइट, कन्वर्ट करते हैं यार ईवी के अंदर, एमईवी के अंदर सॉरी. सो इतना बन जाएगा ना. Now the reason I've done this working separately using a different colored marker, I'll just tell that to you in a moment. जो आंसर आ रहा है ना, जिसको मैं ब्लू वाले मार्कर से जरा सा डार्क करके लिख रहा हूँ, this answer is telling you कि 1U is equal to how much binding energy if measured in units of MeV. और मेरी स्क्रीन पे अभी आंसर इसका आया नहीं है. 934 कर देता हूँ. अब यू नो फॉर दोज ऑफ यू वंडरिंग क्या ये कैलकुलेशन करने का क्या फायदा है, तो प्लीज गौर से देखिएगा. अगर आप इस वैल्यू को लर्न कर लेते हो, तो यू नो अगर आपने ये लर्न किया हुआ है, आपकी चॉइस है, अगर आप ये लर्न कर लेते हो कि 1U, क्योंकि ये गिवन तो नहीं होगा, की वजह से जो बाइंडिंग एनर्जी रिलीज हो रही है दैट अमाउंट्स टू 934 MeV. तो इस स्पेसिफिक टर्म को लर्न करने का एडवांटेज ये है कि जो ऊपर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था ना, लेट्स गो बैक टू दैट क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन वाज आस्किंग यू कि कितनी एनर्जी आपके पास रिलीज होगी. सो कैन यू सी, अगर आप चाहते हैं ना कि आपको ये पूरी वर्किंग से जान छूट जाए,
ना जान छुड़ाना चाहें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये बॉक्स वाली पूरी वर्किंग आपको बार बार ना करनी पड़े, तो फायदा ये है कि जब आपने एक दफा ये कैलकुलेट कर लिया ना कि 1 U कितनी एनर्जी के साथ इक्विवेलेंट होता है 934 MeV, उसका फायदा ये है, मैं जानबूझ के थोड़ा सा छोटा करके आपको 1 मिनट स्क्रीन दिखा रहा हूँ कि इसका एडवांटेज बेसिकली ये है कि आप वो पूरी वर्किंग को स्किप करके मास इफेक्ट आपने निकाला था ना यू की फॉर्म में, तो आप यूनिटरी मेथड का काम तो कर सकते हैं। मैं ये एरोज वगैरह मिटा दूंगा, बट व्हाट आई एम इंटेंडिंग टू टेल यू इज if 1U is equal to 934, then you got a mass defect of 0 point. So provided that you remember this answer, तभी बात बनेगी, वरना तो नहीं। तो फिर आप वो ब्राउन वाले बॉक्स की वर्किंग को स्किप कर सकते हो, बट ये वैल्यू एग्जाम में गिवन नहीं होती है, तो ये याद करना फिर आपकी चॉइस है। बट अगर याद होगा कि 1U is equivalent to 934 MeV, then a mass defect of 0.00654U should be equal to how much value? तो आपका डायरेक्ट आंसर आ सकता है, विच आई एम प्रिज्यूमिंग कि आपके ऊपर वाले आंसर के काफी हद तक क्लोज होगा। जरा ये भी निकाल लीजिएगा यूनिटरी मेथड से, और आई गेस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वही आंसर आएगा जो ऊपर लिखा है, या उसके क्लोज इनफ आ रहा होगा। शायद राउंडिंग ऑफ का थोड़ा सा एरर आ जाए तो अलग बात है, बट वैसे आई एम प्रिज्यूमिंग दैट वी शुड बी गेटिंग एन आंसर दैट शुड बी प्रीटी क्लोज टू द आंसर जो आपके पास ऊपर था। सो जरा प्लीज किसी ने अगर वर्कआउट करके कंफर्म कर लिया हो ना, तो मैंने थोड़ी सी राउंडिंग ऑफ की हुई है, जस्ट बेयर विथ मी विद दैट। सो माई इंटेंशन ऑफ टेलिंग यू इज कि अगर आपको ये याद हो कि 1U is equal to 934 MeV, तो वट एवर मास डिफेक्ट यू गेट, आप यूनिटरी मेथड से डायरेक्ट वर्किंग करके MeV के अंदर आंसर निकाल सकते हो। जरा प्लीज कैलकुलेट करके कोई चेक कर लेगा, 0.00654U इज कमिंग आउट टू बी इक्विवेलेंट टू विच वैल्यू? फिर मैं स्क्रीन को जूम आउट कर दूं। ठीक है, तो यार वो थोड़ी सी राउंडिंग ऑफ हुई हुई है, उमर ने 6.11 का आंसर दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन आई गेस वो आप जज कर सकते हैं ना कि मैंने थोड़ी सी राउंडिंग ऑफ ऊपर की हुई थी। सो एग्जाम्स के अंदर दे एक्सपेक्ट कि ये वाली वर्किंग आपके पास, इफ यू वांट टू यूज इट तो आप कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज पूरी वर्किंग याद कर लीजिएगा जैसे मैंने ऊपर करी हुई है, वरना ये वाली शॉर्टर वर्जन फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। उमर ने लिखा है द मास डिफेक्ट वाज 0.00605 इंस्टेड ऑफ 654। ओके, 605 सही लिखा है तुमने। हाँ, बहुत जल्दी बताया तुमने। सही बताया तुमने, 605U। तो यार मुझे थोड़े से आई गेस नंबर्स, मुझे आइडिया नहीं है कौन से चेंज करने पड़ेंगे, आप लोग जरा प्लीज देख लीजिएगा। सो उमर तुम सही कह रहे हो। डू आई नीड टू चेंज द आंसर ऑफ 9.1 वाला, और आर ऑल द आंसर्स करेक्ट? 9.04। सॉरी यार, वो मेरा एरर था, मैंने नंबर में एरर कर दिया था। ठीक है उमर, और व्हाट अबाउट 5.7? शुड आई चेंज दैट? 5.65। ठीक है,
मेरा बिल्कुल लास्ट वाले स्टेप के नंबर्स भी चेंज कर रहा हूँ। जी उमर, ये भी जरा बता देना। तो बिल्कुल लास्ट वाला एम्प्टी बॉक्स है ना ब्लू कलर का, उसमें क्या लिखूं? इट इज द सेम 5.65। चले तो परफेक्ट मैचिंग हो गई। ठीक है, सो अगर आपको कन्वीनियंट लगे तो जिस वैल्यू को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये फिर आप लर्न करने का काम खुद कर लीजिएगा, बिकॉज ये एग्जाम में गिवन नहीं होती है। ठीक है गाइस, तो ये आपका सेकंड वाला सिनेरियो हो गया। अब फर्दर आगे प्रोसीड करते हैं। सो थर्ड वाला केस। ठीक है, तो फर्स्ट केस वाज जहां इंफॉर्मेशन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की फॉर्म में गिवन थी, वेयर इंडिविजुअल पार्टिकल्स वर नॉट टेकन इनटू अकाउंट। सेकंड केस जो आज किया, इसमें इंफॉर्मेशन हमें मासेस की फॉर्म में गिवन थी, इसके अंदर एवरीथिंग वाज टेकन इनटू अकाउंट। थर्ड केस is an extension of the second case. थर्ड वाला केस काफी हद तक सेकंड वाले केस से क्लोज है, बट द रीजन व्हाई वी हैव टू डिस्कस दिस सेपरेटली, देयर इज अ स्पेसिफिक रीजन। पहले मैं क्वेश्चन की वर्डिंग्स आपको फ्रेम अप कर दूं, वो आप देख लो, फिर थर्ड केस डिस्कस कर लेते हैं। फिर एक केस और रह गया है, तो वो करा के ये कंक्लूड हो जाएगा। ओके, थर्ड केस का सिनेरियो वर्डिंग्स में देख लो। तो द क्वेश्चन सेज एन इलेक्ट्रॉन combines with a positron. In case if you have forgotten, so AS में किया था, ये positron has the same mass as an electron. लिख भी देता हूँ, but carries a positive charge. Okay. So case number 3, which is an extension of case number 2, it says an electron combines with a positron. So positron has the same mass as that of an electron, but carries a positive charge to produce two gamma rays as given in the following equation. इक्वेशन अभी बना देता हूँ। कैलकुलेट की बजाय लिख देता हूँ शो दैट द बाइंडिंग एनर्जी of each gamma ray is approximately 0.51 MeV. So why am I calling this an extension of the second case? पहले क्वेश्चन देख लो। So इलेक्ट्रॉन आपका कंबाइन करता है with a positron and it results in the formation of two gamma rays. So based on the information, electron combining with a positron resulting in the formation of two gamma rays. इक्वेशन आपको गिवन होगी, जनरल इक्वेशन खुद ही वो दे देते हैं। सो इलेक्ट्रॉन combines with a positron resulting in the formation of two gamma rays.
दिस इज इट, बस ये इंफॉर्मेशन गिवन होगी. एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू शो दैट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ईच गामा रे is approximately 0.51 MeV. Now, if you're wondering, why am I calling this case number 3 as an extension of case number 2? So I think the reason would be कि केस 2 के अंदर मासेस गिवन थे, बट यू की फॉर्म में गिवन थे, है ना. अगर आप सोच रहे हैं कि सर यहाँ तो मासेस भी नहीं गिवन है, तो शायद इसलिए नहीं गिवन है बिकॉज इलेक्ट्रॉन का मास तो आप सबको पता होता है, सो दे डोंट हैव टू प्रोवाइड यू विद द मासेस. So the reason I'm calling this as an extension of case number 2 is simply because कि इस वाले सिनेरियो के अंदर masses are not given to you because the examiner presumes कि स्टूडेंट खुद masses को फिगर आउट कर लेगा. So इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता है, तो U की भी जरूरत नहीं है, ये किलोग्राम्स में आ जाएगा. So this is the third case कि जहां पर masses की फॉर्म में इंफॉर्मेशन है, but masses are not given to you in terms of U, rather masses are given to you in terms of kg. ठीक है. तो फर्स्ट केस में केस 1, information was given to you in terms of binding energy per nucleon. Second case में आपको information given थी in terms of masses, but that was in terms of U. और third case में masses हमने खुद ही figure out कर लिए in terms of kg, because electron का known mass होता है. और positron has the same mass ना, तो ये हो जाएगा. In case if somebody is wondering, सर गामा का तो मास हमें नहीं पता, तो पता होना भी नहीं चाहिए क्योंकि सारे रेडिएशंस हैं, तो इनका नेग्लिजिबल मास होगा, तो कंसिडर करने की जरूरत भी नहीं है. तो सारी इंफॉर्मेशन एग्जामिनर एक्सपेक्ट करेगा कि आपको खुद पता होनी चाहिए. अब इसके अंदर यही वर्किंग करेंगे जो वर्किंग हमने सेकंड सिनेरियो में करी थी. तो रिएक्टेंट्स को बेटा एडअप कर देते हैं. तो रिएक्टेंट का आई बिलीव टोटल मास एडअप करके केजी के अंदर शायद इतना बन जाएगा. प्रोडक्ट्स का निकालने की जरूरत नहीं है. काफी लोग मास डिफेक्ट का भी स्टेप स्किप कर देते हैं क्योंकि टेक्निकली नहीं भी लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा. बहरहाल मैंने प्रॉपर टर्म्स पूरे लिख दिए हैं स्टेप वाइज. फाइनली आपको एनर्जी चाहिए थी, पहले जूल्स में आ जाएगी. तो बाइंडिंग एनर्जी रिलीज इतना अमाउंट आ रहा है. ठीक है. सो सेकंड और थर्ड केस में बस ये डिफरेंस है कि थर्ड केस में मासेस देंगे भी नहीं बिकॉज इट विल बी प्रिज्यूम्ड कि स्टूडेंट खुद ही मासेस की अवेयरनेस रखता है फॉर सर्टेन पार्टिकल्स. तो वो आप मासेस जो भी कंसर्न पार्टिकल गिवन हो उनकी वैल्यूज को लगा के खुद ही प्रोसीड ऑन कर लीजिएगा. अच्छा, ये जो रिजल्ट मेरे पास आ रहा है ना, दिस इज द आंसर फॉर 1.64 into 10 to the power of minus 13 है एक्चुअली. पता नहीं मैंने गलती से 31 क्यों लिख दिया. Okay, this answer is the total energy that is released. So I can say this is the answer for the total energy of both gamma rays, not one. This is the total energy released. और पहले इसको divided by 2 कर देता हूँ to get the energy of each gamma ray.
और सिंस आपको प्रूफ करना था ना ये वो अप्रोक्सीमेटली सो एंड सो आना चाहिए, सो वो कन्वर्ट आप जरा प्लीज कर लीजिएगा। तो मेरा ख्याल है ये रिजल्ट शायद प्रूफ हो जाएगा जो आपको फाइंड आउट करना था। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर तो दिस इज केस 3 की ही कंटिन्यूएशन बता रहा हूँ। इसमें लास्ट कपल ऑफ इयर्स से सीआईज वालों ने ए एस का एक पार्ट प्रिज्यूमबली काफी दफा पूछना शुरू कर दिया है। सो ये केस 3 की ही कंटिन्यूएशन है। और समटाइम्स दे एंड अप आस्किंग दिस क्वेश्चन। तो मैंने जरा पहले वर्डिंग्स कंप्लीट कर लूं तो आई थिंक आप शायद जज कर लोगे कि मैंने ये क्यों बोला कि ये एएस से थोड़ा सा रिलेटेड है। सो इफ द क्वेश्चन कंटिन्यूज बाय सेइंग गिवन दैट द reactant in this case was an electron and a positron, given that the reactant have negligible, let's see कि AS की यूजेज कैसे आएगी। काइनेटिक एनर्जी at the start, explain why you would expect the two gamma rays to travel। ये वर्डिंग जिसको मैं अभी अंडरलाइन करूंगा ना ये इंपॉर्टेंट है। in opposite directions with equal kinetic energies। ये जरा प्लीज केयरफुली देखो। The question is saying if we assume that the reactants have negligible kinetic energy at the start, so the reactants are presumed to be more or less in a state of rest. Explain why you would expect the two gamma rays to be traveling in the opposite directions with equal kinetic energies। So the question is saying कि वो जो दो gamma photons produce हुए थे, why should we be expecting these two gamma photons to be traveling in the exact opposite directions with equal kinetic energies? Now, in case अगर आपके लिए AS की वर्किंग से रिलेट करना मुश्किल हो तो लेट मी जस्ट रिपीट वन वर्किंग जो हम AS में करते थे, शायद आपको याद आ जाए। इन द टॉपिक ऑफ मोमेंटम इफ यू रिकॉल, तो हम लोग एक सिनेरियो पढ़ते थे जिसके अंदर हमारे पास एक गन हुआ करती थी और एक बुलेट हुआ करती थी। आई एम होपिंग कि शायद आपको याद आ गया होगा। मैंने बुलेट को रेड से शो किया है और इसमें आपने ये पढ़ा था कि जब बुलेट आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है तो गन इक्वल मोमेंटम के साथ बैकवर्ड डायरेक्शन में रिकॉइल करती है ना? और ऐसा इसलिए हुआ करता था, हम रीजन ये देते थे कि सिंस द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज जीरो। ये मैं एएस की वर्डिंग रिपीट कर रहा हूँ, ये आपके ए2 में दो तीन दफा रिपीट हुआ है पार्ट। सो प्रोबेबली दे एक्सपेक्ट कि आपको ये एएस की वर्किंग याद होनी चाहिए। सो लेट मी जस्ट क्विकली गिव यू अ रिकैप, फिर मैं आंसर भी लिख लेता हूँ। सो हमारी अंडरस्टैंडिंग ये होती थी
कि since the initial momentum of the system is zero because the gun and the bullet are initially in a state of rest, therefore, for law of conservation of momentum to be valid, the final momentum of the system must also be zero. And for this to happen, both the bullet and the gun must have equal momentum in the opposite direction. So that kind of explains why bullet जब forward जाती थी तो gun आपकी recoil करके backwards move करती थी. So on the basis of the same principle, इसका idea कैसे देंगे? तो वो जो question है ना, जिसकी मैंने terms को highlight किया हुआ है ना, मैं उनकी basis पे answer suggest करता हूँ, वो आप देख लीजिएगा. Since, अच्छा the question says ना, के अंदर that the reactants have negligible kinetic energy. तो ये जो term है ना negligible kinetic energy, मैं इसको use करके अपना आंसर फ्रेम अप कर रहा हूं. Since the initial momentum of the system is zero, therefore for law of conservation of momentum to be valid, the final momentum must also be zero. For this to happen, the two gamma photons, gamma rays भी सही है, gamma photons भी सही है. Photons coming from the word photoelectric effect से हमने पढ़ा था ना. For this to happen, the two gamma photons must have equal momentum in opposite direction. ये मैंने आधा आंसर दे दिया है. मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन का आंसर की डिस्क्रिप्शन हो गई है. अब एक स्टेटमेंट और लिखना है. ये सेकंड स्टेटमेंट लिखता हूं. Since both gamma photons are identical, therefore they must also have equal kinetic energy. ठीक है. सो सेकंड पैराग्राफ के अंदर दूसरे स्टेटमेंट का भी रीजन आ गया. ठीक है. सो दे आस्क यू अ क्वेश्चन in relation with AS, and this is the only question जो time and again आया हुआ है आपके A2s में. So क्वेश्चन की वर्डिंग जब इस तरह से होगी ना या इसके डेमोग्राफिक्स के अराउंड होगी तो फिर आप आंसर को अप्रोच कर देना यूजिंग द टर्मिनोलॉजी व्हिच आई हैव गिवन यू. ठीक है. तो ये आपका केस 3 कंक्लूड हो गया. तो अब एक फाइनल सिनेरियो बच गया है व्हिच इज एक्चुअली केस 4. वो भी साथ साथ करा के ये टॉपिक आज कंक्लूड करा दूं. लेट मी सी यार, ये वाले पेज पे मुझे ये ना हो कि बहुत ज्यादा वर्किंग हो जाए. मैं इसको पहले अपलोड कर दूं आई गेस, फिर नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ. जस्ट गिव मी अ सेकंड. स्लाइड 1, केस 1, 2, 3.
कि ये फाइनल वर्किंग है, तो ये केस नंबर 4 है। सेपरेट पेज पे इसलिए भी करा रहा हूँ बिकॉज ये एक जरा डिफरेंट सिचुएशन है. सो दिस फॉल्स अंडर द हेडिंग ऑफ what is referred to by the term artificially triggered nuclear reactions. So why do we refer to this scenario by the term artificially triggered nuclear reactions? Let's discuss this. So ये last वाला scenario. So imagine करो कि अगर आपको equation given है, so there is helium given to you. The helium is shown to be combining with a nitrogen atom. It results in the formation of an isotope of oxygen. और इसके साथ a proton is produced. So once again, information is given to you in terms of masses. Now, when I say information will be given to you in terms of masses, you might argue that ये केस तो डिफरेंट नहीं हुआ. उसमें क्या डिफरेंस है ना, वो देख लीजिएगा. सो हीलियम का मास आपको गिवन है 4.0026 U. नाइट्रोजन के लिए मास इज गिवन, अगेन none of these numbers to be remembered, 14.000307 U. Oxygen का मास also given 16.99913 U, and proton is also given 1 point. थोड़ा सा सेपरेट करके लिख लो. 1.00728 U. तो टेक्निकली देखने में तो ये केस 2 ही लग रहा है, जैसे भी थोड़ी देर पहले किया था, है ना. बट इन दिस सिनेरियो द क्वेश्चन विल बी, मैं क्वेश्चन बाद में पूछता हूँ, पहले आप ये रिकग्नाइज करें कि ये केस को हम डिफरेंटली क्यों डिस्कस कर रहे हैं, एंड ऑल्सो कि व्हाई आर वी कॉलिंग दिस बाय द टर्म आर्टिफिशियली ट्रिगर्ड रिएक्शंस. अगर आप रिएक्टेंट का मास निकालोगे ना, जो रेड से मैं लिख रहा हूँ, नंबर्स को जरा केयरफुली देख लेना. 18.00567 U, आई बिलीव ये रेड वाला आंसर है मास ऑफ द रिएक्टेंट का. और जो ग्रीन से मैं प्रोडक्ट्स का मास निकाल रहा हूँ, इसका रिजल्ट आ रहा है. अब जरा केयरफुली दोनों नंबर्स को देखें टू रियलाइज व्हाई दिस केस इज डन सेपरेटली. 18.00641 U. सो दोनों सिनेरियोस को जरा नंबर्स टू नंबर्स कंपेयर करके देख लो, तो मेरा ख्याल है आप खुद ही एक बात रिकग्नाइज कर लोगे. 18.00567, बस सिर्फ डेसिमल के बाद के नंबर्स भी देख लोगे ना, तो भी आपको समझ में आ जाएगा. एंड दिस इज 18.00641, है ना. मेरा ख्याल है आपको क्लियरली रिकग्नाइज हो रहा होगा. ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, रेड वन 0.00567, and the green one on the right hand side 0.00641. ये वो फर्स्ट सिनेरियो है आउट ऑफ ऑल द सिनेरियोज डिस्कस्ड अप टिल नाउ, जिसके अंदर मास का डिक्रीज होने के बजाय मास का इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. तो इसीलिए देखें पहले मैं क्या स्टेटमेंट लिख रहा हूं. इन दिस केस there is an apparent increase. तो लॉस इन मास के बजाय इंक्रीमेंट हो रहा है. there is an apparent increase in mass. Hence,
this reaction cannot occur on its own. रेड वाली वर्डिंग्स देखते जाओ. रादर, मेरा ख्याल है आप खुद भी सस्पेक्ट कर रहे हो कि मैं क्या लिखने जा रहा हूं. एनर्जी मस्ट बी supplied to initiate this reaction. Hence, the term artificially triggered reaction. तुम लोगों से बहुत सारे लोगों की आदत होती है इसको अपनी जान छुड़ाने के लिए एंडोथर्मिक बोल देते हो. So endothermic is strictly used for chemical reactions, not for nuclear reactions. See, so endothermic या exothermic का terminology not valid, but rather in a nuclear reaction where there is an apparent gain in mass, that implies that this reaction cannot happen on its own. Rather, for this reaction to occur, energy needs to be supplied to make this reaction happen. And that is why we refer to this by the term artificially triggered reaction. Previous सारे cases में आपके क्वेश्चन की वर्डिंग हुआ करती थी हाउ मच बाइंडिंग एनर्जी इज रिलीज्ड. हर क्वेश्चन में यही लिखा था हमने, हाउ मच. अब ये वर्डिंग इस क्वेश्चन में तो बिल्कुल भी सेंसिबल नहीं होगी. तो हमारी ये जो यूजुअल वाली वर्डिंग थी, हाउ मच बाइंडिंग एनर्जी इज रिलीज्ड, तो इससे तो काम नहीं चलेगा. रादर इसके लिए शायद ज्यादा बेहतर वर्डिंग ये हो जाएगी, हाउ मच बाइंडिंग एनर्जी इज रिक्वायर्ड to make this reaction occur. ठीक है, तो फोर्थ केस देखा जाए तो केस नंबर 2 से बहुत सिमिलर है, बट डिफरेंस ये है कि इसके अंदर मास का लॉस होने के बजाय मास का इंक्रीमेंट हो रहा है. ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इंक्रीमेंट इन मास we can't expect energy to be released. Rather, energy needs to be supplied in order to make this reaction happen. So that is why we refer to this as artificially triggered reactions. So the question is also going to be along those lines. The question will mention the term, how much binding energy is required to make this reaction happen. अच्छा, वर्किंग प्रिंसिपल वही होगा कि आप डेल्टा एम निकालोगे. बस गलती से डेल्टा एम को मास डिफेक्ट मत बोलना, है ना. अगर बोलना ही है तो लिख देना इंक्रीज इन मास, तो मास डिफेक्ट का टर्म यहाँ टेक्निकली गलत हो जाएगा. सिर्फ डेल्टा एम लिख देना, और अगर पूरी वर्डिंग लिखनी हो तो जस्ट रिमेंबर टू मेंशन द टर्म इंक्रीज इन मास. सो अगर आप सॉर्ट आउट करते हैं, तो ये आपके पास इंक्रीज इन मास आ जाएगा या मास का इंक्रीमेंट आ जाएगा, जो भी कहना आपको सही लगता है, 0.00074. And then if you want to find out the amount of energy not released but rather required, so proceed accordingly. मैंने U की कन्वर्जन भी कर दी है. ये रिजल्ट आपका मेरा ख्याल है जूल्स में इतना आ रहा है.
जरा प्लीज ईवी में कन्वर्ट करके देख लीजिएगा यार। तो एक नज़र जरा चेक भी कर लें अगर ये आंसर सही है तो, और अगर सही है तो प्लीज ईवी के अंदर कन्वर्ट करके देख लें। मुझे ईवी वाला आंसर प्लीज दे दें, मतलब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला आंसर दे दें। कन्वर्जन चाहिए हो ना तो मैंने लिख दिया है। आप जरा प्लीज ब्लैक वाला आंसर भी चेक कर लें और मुझे रेड वाला आंसर दे दीजिएगा। तो यार मुझे प्लीज जरा आंसर दे दें। ओके यार, ब्लैक वाला आंसर उमर सही है ना? ठीक है, सर मैंने इसको 2SF पे लिख दिया है 0.69। एंड आई एम जस्ट होपिंग कि अगर वो कन्वर्जन आपको याद होती ना। आई एम रेफरिंग टू दिस कन्वर्जन जो भी करी थी ना हमने, कि 1U इज इक्वल टू, मेरा ख्याल है 934 आ रहा था। तो 0.0007 4U should be equal to, let's just recheck the answer to see ये क्लोज इनफ आ जाए। केस 4 की थोड़ी सी डिटेलिंग बाकी है यार, ये भी जरा उम्र चेक कर लेना। ठीक है, 0.69। ओके, तो यार ब्रेक देने के बजाय जो है ना, मैं वन गो में बस करा दूं पूरा काम, तो रुक नहीं रहा हूँ, कंटिन्यूएशन में ही आगे चल रहा हूँ। तो वन फाइनल थिंग that can be asked in this scenario of artificially triggered reaction is, so I think आप भी मेरा ख्याल है ये चीज सोच रहे होंगे ना, how do we trigger these nuclear reactions, एज इन के रियल टाइम में हम किस तरीके से इनको आर्टिफिशियली ट्रिगर करते होंगे। वी ऑल नो वी हैव टू प्रोवाइड एनर्जी ना, सो एनर्जी जो प्रोवाइड की जाती है ना, वो मोस्टली प्रोवाइड की जाती है हीट की फॉर्म में, by providing the reactants with thermal energy. अच्छा, why do we prefer thermal energy? एग्जाम में ये क्वेश्चन भी ओकेजनली आता है। So the reason why we prefer providing thermal energy is because thermal energy will eventually get converted into kinetic energy. है ना? और kinetic energy will eventually make, मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट्स में, thermal will get converted into kinetic energy, and kinetic energy will ensure that one reactant gets an opportunity to bombard slash collide with the other reactant, thereby making the reaction possible. So, in the above example, जहां पर आपके पास एक हीलियम था, मैं ऊपर वाली इक्वेशन को दोबारा लिख रहा हूँ। सो इवन इफ यू डोंट रिमेंबर दैट इक्वेशन, इट्स फाइन।
जो मैंने इक्वेशन लिखी थी उसी को काइंड ऑफ कॉपी कर रहा हूँ. So oxygen was getting formed and a proton was getting formed. Now this was the equation. So when we say we provide thermal energy, तो जनरली ये किया जाता है कि देखो नाइट्रोजन आउट ऑफ द टू रिएक्टेंट्स इज द बिगर पार्टिकल. बड़े पार्टिकल का मोमेंटम ज्यादा होता है, तो बड़े पार्टिकल को रेस्ट से मूव करवाना, उसका इनर्शिया ज्यादा होता है, तो बड़े पार्टिकल को मूव करवाना जनरली डिफिकल्ट होता है. ठीक है, रोहिल ने सही लिखा है, हीट एंड लाइट. तो लाइट के बजाय बेसिकली थर्मल एनर्जी हमारे पास सप्लाई करना ज्यादा कन्वीनियंट होता है. तो सो थर्मल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. कैसे? तो आउट ऑफ द टू रिएक्टेंट्स न्यूक्लियर फिजिसिस्ट ये करते हैं कि जो बड़ा पार्टिकल है ना दोनों में से, विच इन दिस केस इज नाइट्रोजन. सो मैं ये एक सेकेंड ना, जो बड़ा वाला सर्कल बना रहा हूँ ये प्रिज्यूमेबली नाइट्रोजन के लिए बना रहा हूँ. इसको मूव करवाना मुश्किल होता है, दैट रिक्वायर्स मोर एनर्जी और यू हैव टू ओवरकम अ लार्जर इनर्शिया. वो जो नाइट्रोजन है इसको वो कोई भी एनर्जी नहीं देते हैं बिकॉज इसको मूव करना टेक्निकली डिफिकल्ट होगा. सो दे कीप नाइट्रोजन इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट. दोनों को मूव बेसिकली करवाने की जरूरत नहीं महसूस होती है, उसको वो रेस्ट पर ही रखते हैं. और जो कंपेरेटिवली छोटा वाला पार्टिकल होता है, इन दिस केस दैट वुड बी हीलियम ऑफ कोर्स, उसको वो प्रेफर करते हैं वो सारी की सारी जो एनर्जी है ना वो हीलियम को मिल जाए. द स्मॉलर पार्टिकल दैट इज हीलियम इज प्रोवाइडेड विद एनर्जी. बेसिकली हीलियम हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, और कॉन्सिक्वेंटली ये हीलियम एक सर्टेन वेलोसिटी अक्वायर करेगा. मैं वेलोसिटी के साथ क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ. कितनी वेलोसिटी है मुझे नहीं पता, बट ये पता है कि प्रोवाइडिंग थर्मल एनर्जी विल प्रोवाइड अ हीलियम इनफ काइनेटिक एनर्जी ताकि वो मूव करना स्टार्ट हो जाए. एंड देन इवेंचुअली दिस हीलियम विद अ सर्टेन वेलोसिटी विल गो, और ये जाके बम्बार्ड करेगा, हिट करेगा विद द स्टेशनरी, सॉरी गाइस, सॉरी. तो वो हिट करेगा with the stationary nitrogen nucleus. So basically, just a diagrammatic representation of what is about to happen. जो चीज नजर आ रही है वो होगा. ये हीलियम को आप प्रोवाइड करोगे विद सर्टेन वेलोसिटी, तो थर्मल एनर्जी देंगे, वो काइनेटिक में कन्वर्ट होगी, और वो काइनेटिक विल प्रोवाइड द वेलोसिटी, विल प्रोवाइड इनफ वेलोसिटी टू द हीलियम. So the helium will basically go and collide with nitrogen, and this bombardment will eventually trigger the reaction, or it is going to make this artificially triggered reaction possible. So it is entirely possible कि वो इस क्वेश्चन में, सॉरी गाइस मुझे इसके पेज को रिफ्रेश करना पड़ेगा, एक सेकेंड. ऑल राइट. सो एज आई वाज सेइंग, इट इज entirely possible कि वो क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करें बाय आस्किंग यू दिस क्वेश्चन. तो यूजुअली ये केस नंबर 4 के अंदर एग्जामिनर गेट्स अ चांस कि वो ये क्वेश्चन इस तरह से एक्सटेंड करके पूछ सकता है. कैलकुलेट द मिनिमम स्पीड with which the helium nuclei must bombard with the nitrogen nuclei to make this reaction possible. So to approach this question, जो ऊपर वाले पार्ट में, लेट मी जस्ट स्क्रॉल अप अ बिट. तो जो ऊपर वाले पार्ट के अंदर आपने एनर्जी का एक आंसर निकाला था जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ विद द ब्राउन मार्कर. This was the amount of energy that was required to initialize the reaction. ठीक है, सो मैं इसको हाईलाइटेड रहने देता हूँ विद अ स्लाइटली लाइटर कलर. सो बेसिकली मुझे हीलियम को इतनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी टू मेक दिस रिएक्शन हैपन. 1.1 times 10 to the power of -13.
ठीक है, सो द आंसर अप्रोच वुड बी काइनेटिक एनर्जी provided to helium nuclei 1.1 times 10 to the power of minus 13 joules. अब स्पीड का आंसर आ जाएगा. So half m v square equals this value. हीलियम का मास कितना? अब अगर आपसे ऑप्शन पूछा जाए ना कि हीलियम का मास कितना होगा, तो आउटराइटली, और जो गलत बिल्कुल नहीं है, आप 4u सजेस्ट करोगे, विच इज फाइन बाय मी. और अगर आपको 4u लिखना है तो इट्स ओके, बट डू अप्रिशिएट कि इक्वेशन के अंदर आपको हीलियम का एग्जैक्ट मास भी अवेलेबल था. सो लेट मी स्क्रॉल अप ताकि आपको हीलियम का एग्जैक्ट मास मिल जाए. So although 4u is the most conventional number that we have always been using, and it's fine, but if you allow me to go up right at the top of this question, so again let me circle that number for you. ब्राउन कलर से सर्कल कर रहा हूँ, तो प्लीज देख लें, आपको एग्जैक्ट नंबर भी प्रोवाइडेड है ना. तो 4u से काम तो चल जाएगा, है ना. बट इन क्वेश्चंस में ये अवेलेबिलिटी है कि आप 4.0026u बड़ी प्रिसाइज वैल्यू ले सकते हो. ठीक है, ऑल्दो मैं दोनों लिख लेता हूँ, जो भी आपको सूट करे वो यूज कर लीजिएगा. एग्जैक्ट वैल्यू ज़ाहिर है बेहतर है, बट और फिर आगे प्रोसीड करके आंसर निकालूं, इसके साथ मेंशन कर देता हूं. तो 4u इज दैट नंबर जो हम यूजुअली यूज करते आए हैं. सो आइदर 4u, और सिंस द इक्वेशन इज गिवन टू अस ना, तो यहाँ पर ये बेनिफिट होता है कि आप एग्जैक्ट नंबर इफ यू वांट तो वो भी आप यूज कर सकते हो. दिस इज टेकन डायरेक्टली फ्रॉम द इक्वेशन गिवन. ठीक है, एनी वन ऑफ द टू. सो आई विल कंटिन्यू विद 4u. और यार यहाँ से जो मिनिमम स्पीड चाहिए थी ना, उसका रिजल्ट आ जाएगा. This is the speed with which you would expect the helium nucleus to be fired towards the stationary nitrogen nucleus in order to make this artificially triggered reaction possible. ठीक है guys. इस स्पीड का मेरे पास कुछ आइडिया नहीं है. आई थिंक इसके वेयर अबाउट्स में आ रही होगी. एग्जैक्ट नंबर तो आप लोग खुद देख लेना. ठीक है, so this is how the reaction can happen. 0.58 times 10 to, हाँ सही है, 5.8 times 10 to the power of 6 sounds about right then. ठीक है जनाब, मेरा काम आज की क्लास में कंप्लीट हो गया यहाँ पर. एंड दिस कंक्लूड्स द वर्किंग ऑफ बाइंडिंग एनर्जी एज वेल. ठीक है गाइस, टेक केयर एंड खुदा हाफिज फॉर टुडे.